हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पेट्रोकेमिकल के बारे में पेट्रोकेमिकल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें बेसिकली हमने पढ़ा था कि पेट्रोकेमिकल्स क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी पेट्रोकेमिकल की हिस्ट्री क्या थी और ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है इन कमिंग फ्यूचर। तो उसके बाद अपने सिलेबस में है टेक्नोलॉजीज या प्रोसेसेस और जैसे डिहाइड्रोजनेशन है, हाइड्रेशन है, सल्फोनेशन है, एल्काइलेशन है। तो हम लोग प्रोसेसेस आज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस ले रहे हैं। तो डिहाइड्रोजनेशन क्या है? डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का। तो डिहाइड्रोजनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड। जिसमें हाइड्रोजन हो तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स ही होंगे जिनमें हाइड्रोजन है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन की हमें ज़रूरत क्यों है या इसका क्या एप्लीकेशन है? तो डिहाइड्रोजनेशन से जब हम डिहाइड्रोजनेट करते हैं, अगर हम पैराफिन्स को डिहाइड्रोजनेट कर रहे हैं तो हमें जो है ओलिफिन्स मिलती हैं। पैराफिन्स मतलब ये जो नॉर्मल एल्केन्स हैं, क्योंकि एल्केन्स की जो है मार्केट वैल्यू कम है, तो हम लोग एल्केन्स को ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर हम पैराफिन्स को ओलिफिन्स में कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी तरह, तो ओलिफिन्स की मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ओलिफिन्स जो है ना वो मल्टीपल जगह उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिहाइड्रोजनेशन जब हम इसमें पैराफिन्स का करते हैं तो जो ओलिफिन्स हमें मिलती हैं, ओलिफिन्स हम जानते हैं कि प्रोपिलीन मिल रही है, ब्यूटिलीन मिल रही है, ब्यूटाडाइन मिल रही है। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के वो प्राइमरी पेट्रोकेमिकल्स हैं और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम पैराफिन्स का ही डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो हम लोग को कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जिनका एप्लीकेशन जो है आपका गैसोलीन पूल को, जैसे गैसोलीन है उसमें यूज़ किए जाते हैं। उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए। ऑक्टेन रेटिंग ये समझिए कि जितना फ्यूल का ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होगी उतना फ्यूल बेटर होगा। कंप्रेशन जो स्ट्रोक होता है इंजन के अंदर वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा और उससे जो है कम डिपोजिशन नहीं होगा, एंटी नॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी इंजन में। तो डिहाइड्रोजनेशन करके पैराफिन्स का हम लोग जो हम लोग को मिलते हैं, कंपाउंड्स मिलते हैं, उनको हम लोग गैसोलीन पूल में ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे आइसोऑक्टेन आप लोग जानते हैं, आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन रेटिंग 100 होता है। तो उसको गैसोलीन में अगर मिक्स कर देंगे तो अगर गैसोलीन की अगर ऑक्टेन नंबर उससे कम है तो मान लीजिए 100 से कम है अगर गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर, तो आइसोऑक्टेन अगर हम मिलाएंगे जिसका ऑक्टेन नंबर 100 है तो ऑक्टेन नंबर फॉर ऑल गैसोलीन का बढ़ जाएगा। इसी तरह मेथाइल टेट्राब्यूटाइल ईथर है, MTBE, ये भी ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के काम आता है। अगर और जब इसको फुल फ्यूल में या गैसोलीन में हम जब ऐड करते हैं तो ये पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। तो हमने देखा कि बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन से या तो पेट्रोकेमिकल डिहाइड्रोजनेशन अगर हम पैराफिन्स का करेंगे तो हमें ओलिफिन्स मिलेंगी। ओलिफिन्स जो है ना पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। इसी तरह ओलिफिन्स हमने देखा कि जो ओलिफिन्स मिल रही हैं वो गैसोलीन पूल में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। गैसोलीन पूल में जब यूज़ करेंगे तो ऑक्टेन नंबर गैसोलीन का बढ़ जाएगा। और तीसरा जो यूज़ है कि जो हम लोग को आपको मिल रही हैं ये ओलिफिन्स, उनको हम डीजल के सीटेन नंबर इंक्रीज करने में भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपको नॉर्मल ब्यूटीन या नॉर्मल ओलिफिन्स मिलती हैं, तो नॉर्मल ओलिफिन्स का हम लोग जानते हैं कि ब्रांच जो ओलिफिन्स होती हैं या ब्रांच कंपाउंड होते हैं उनका जो है ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, सीटेन नंबर कम होता है। जो और लीनियर कंपाउंड्स होते हैं उनका
सीटेन नंबर डिफाइन होता है डीजल के लिए। जो रोल ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल में है वही रोल सीटेन नंबर का, सीटेन इंडेक्स का डीजल में है। तो हमें कंपाउंड ऐसे मिलते हैं जो सीटेन नंबर इंक्रीज करने में काम आते हैं। तो जस्ट अगर इसको एक डायग्राम से हम लोग देखना चाहें कि प्रोपेन है, आइसोब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, ये इसको हम बोलते हैं पैराफिन्स। तो पैराफिन्स जो हैं उनको हम क्या करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन करेंगे। डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो कई टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे फ्लूइडाइज्ड बेड टेक्नोलॉजीज ज़्यादातर यूज़ होती हैं। आप फिक्स बेड टेक्नोलॉजीज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्लूइडाइज्ड बेड टेक्नोलॉजी अब तक की जो सबसे स्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी है। तो जैसे हमने प्रोपेन का डिहाइड्रोजनेशन किया, प्रोपेन से हमने हाइड्रोजन निकाला तो हमें प्रोपिलीन मिलेगा। प्रोपिलीन या प्रोपीन, प्रोपीन जो है IUPAC नेम है, प्रोपिलीन जो है कॉमन नेम है। तो यूजुअली कॉमन नेम ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हम लोग प्रोपिलीन ही लिखेंगे और प्रोपिलीन ही पढ़ेंगे। तो प्रोपिलीन मिलेगी। अब प्रोपिलीन का यूज़ क्या है, प्रोपिलीन को जब हम लोग इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइज करके फिर हम लोग पॉलीप्रोपिलीन बनाएंगे। पॉलीप्रोपिलीन का हम लोग जानते हैं कि उसका यूज़ जो है ना, ये कोरोजन जो एसिड के स्टोरेज टैंक्स हैं उनको बनाने में यूज़ करते हैं, जिससे कोरोजन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में। तो अगर हम लोग एसिड मेटल का कोई स्टोरेज टैंक बना रहे हैं तो कोरोड कर देता है। अगर हम एसिड उसमें स्टोर कर रहे हैं तो कोरोड कर देता है। तो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है पॉलीप्रोपाइलीन। उसके बाद हम लोग इसी तरह प्रोपाइलीन ऑक्साइड को बना सकते हैं। एक्राइलोनाइट्राइल यूज़ कर सकते हैं। एक्राइलोनाइट्राइल का जो है फाइबर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन बना सकते हैं। फिर क्यूमीन बना सकते हैं। क्यूमीन जो है, जो प्रोपाइलीन जो है ना, जब बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्यूमीन बनता है। तो क्यूमीन का यूज़ जो है ना फिनॉल बनाने में है। तो हम लोग क्यूमीन, और ये थिनर की तरह भी यूज़ किया जाता है। क्यूमीन को जो पेंट में उसमें थिनर की तरह यूज़ किया जाता है। तो हमने देखा कि जो हमारी पैराफिन्स थी, जो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स थे, उनको डिहाइड्रोजनेशन की हेल्प से हमने हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह जब आपके पास आइसोब्यूटेन है, जब आइसोब्यूटेन का हम लोग डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो हमें आइसोब्यूटिलीन मिल रही है। आइसोब्यूटिलीन को जो हम फर्दर रिएक्शन करा के हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं MTBE, मेथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। हमने देखा था कि मेथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर का एप्लीकेशन जो है ना यूज़ करते हैं हम लोग ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने में, और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन भी कम होता है गैसोलीन से। आइसोऑक्टेन बनाने में यूज़ होता है इसको। तो जानते हैं आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन रेटिंग 100 है, तो वो भी यूजफुल प्रोडक्ट है। अल्काइलेट है, अल्काइलेट जो होते हैं वो भी, क्योंकि ये ब्रांच अल्काइलेशन से हमें ब्रांच कंपाउंड मिलते हैं, और ब्रांच जो कंपाउंड्स होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर हमेशा लीनियर कंपाउंड से ज़्यादा होता है। तो हम लोग ब्रांच एल्काइलेशन में यूज़ करके इसको जो है हाई ऑक्टेन कंपाउंड्स बना सकते हैं। और ब्यूटाइल रबर भी जो है ना आइसोब्यूटेन से हम फर्दर रिएक्शन करा के पॉलीमराइजेशन करके ब्यूटाइल रबर बना सकते हैं। तो ब्यूटाइल रबर का अपना एप्लीकेशन है रबर इंडस्ट्री में। इसी तरह जब हम अगर नॉर्मल ब्यूटेन लेते हैं, हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है, तो जब उसका डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें नॉर्मल ब्यूटिलीन मिलेगी। नॉर्मल ब्यूटिलीन का एप्लीकेशन, जैसे नॉर्मल ब्यूटिलीन से फिर हमें ब्यूटाडाइन हम लोग बना सकते हैं। ब्यूटाडाइन का एप्लीकेशन जो है सिंथेटिक रबर में है। सिंथेटिक रबर में ब्यूटाडाइन से सिंथेटिक रबर बनता है। उसके बाद हाई सीटेन डीजल बना सकते हैं हम लोग। हाई सीटेन डीजल, क्योंकि नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं जो नॉर्मल चेन जिसमें होती है, जिसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, उनका सीटेन नंबर ज़्यादा होता है, सीटेन इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो हम लोग उनसे जो है हाई ऑक्टेन डीजल बना सकते हैं। ये जो एक फ्लो डायग्राम है जिसकी ये जो डिहाइड्रोजनेशन का
क्या एप्लीकेशन है, बेसिक एप्लीकेशन जो है ना, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एप्लीकेशन इस क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इनका क्या एप्लीकेशन है। उसके बाद हम लोग इसके थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि एक्चुअली ये रिएक्शन किस टाइप की होती हैं। तो ज़्यादा इसके ये जो रिएक्शन है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन निकाल रहे हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल से, जो नॉर्मल जो पैराफिन्स हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, स्टेबिलिटी है उनकी। अब अगर उसमें से आप कोई एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालना चाहते हैं तो इजीली नहीं निकलेगी। अब उनको निकालने के लिए हमको हीट देनी पड़ेगी। तो ये जब ये हाई टेम्परेचर रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस यूजुअली 500 से अबव ही की जाती हैं, 500 to 650 और 700 डिग्री सेल्सियस। तो 700 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पे होंगी रिएक्शन, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। जब हम लोग एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करते हैं किसी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, तब रिएक्शन या प्रोसेस जो होता है वो होता है एंडोथर्मिक, जब हम लोग बाहर से हीट दे रहे हैं। तो ये जो रिएक्शंस हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। काइनेटिक्स का मतलब स्पीड कैसी है रिएक्शंस की होने की, रेट ऑफ काइनेटिक्स बेसिकली क्या बताता है कि स्पीड कैसी है रिएक्शन के कंप्लीशन की, स्पीड स्लो है या फास्ट है, और किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, इम्पैक्ट किन किन पैरामीटर्स का हो रहा है काइनेटिक्स में। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, हम लोग को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिएक्शन कराने के लिए, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन ये जो इसमें एक इशू और भी है, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो क्योंकि कोकिंग होने लगती है कैटलिस्ट पे, कार्बन डिपॉजिट होने लगते हैं। जब कार्बन डिपॉजिट होंगे कैटलिस्ट पे तो कैटलिस्ट को वो पॉइजन कर देंगे। पॉइजन कर देंगे मतलब उसकी जो एक्टिव साइट्स हैं उस पर जाके बैठ जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं कार्बन। तो जो रिएक्शन के लिए सरफेस चाहिए वो सरफेस अवेलेबल नहीं होता, तो जो है कन्वर्जन कम होता जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाना है लेकिन हमें टेम्परेचर का कंट्रोल बहुत अच्छे से करना है। तो ये एक बड़ा इशू है, एक बड़ा चैलेंज है कि रिएक्शन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन तेज़ हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर देंगे तो डिपोजिशन हो जाएगा कार्बन का कैटलिस्ट पे, और फिर कैटलिस्ट पे जब डिपोजिशन हो जाएगा तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। एक्टिविटी कम हो जाएगी तो हमारा कन्वर्जन कम हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। कैटलिस्ट जो है इसमें यूज़ करते हैं, आपके 2-3 कैटलिस्ट रिसर्च हुए हैं। जो कैटलिस्ट है कि क्रोमियम एल्यूमिना का मिक्सचर जो है या प्लेटिनम एल्यूमिना का मिक्सचर यूज़ किया जाता है। तो कैटलिस्ट का पर्पस क्या है कि कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट का बेसिक पर्पस यह है कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करे, और क्योंकि एक रिएक्शन हो रही है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है उसमें, तो पॉसिबल है कि कई सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन हमें जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बनाए कैटलिस्ट, उस रिएक्शन को ज़्यादा फेवर करे कैटलिस्ट। तो हमारा पर्पस है कि कैटलिस्ट हमारा ऐसा होना चाहिए जो इंक्रीज कर दे कन्वर्जन को, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे, और सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म है डिवाइड बाय अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट। तो सेलेक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब डिज़ायर्ड प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बन रहा है और अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट उतना कम है। तो कैटलिस्ट हमारा इस तरह होना चाहिए कि उस जो हमारा रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे और सेलेक्टिविटी बढ़ा दे किसकी, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के। तो कैटलिस्ट हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्रोमियम विथ एल्यूमिना कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमने देखा कि ये रिएक्शंस जो है ना एंडोथर्मिक है
तो आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रेशर को जो प्रेशर को हम लोग जो है लो रखने की कोशिश करते हैं इसमें, लेकिन फिर भी इतना लो प्रेशर का मतलब 5 to 20 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 to 20 ATM रखते हैं। 5 to 20 ATM इन जनरल लो नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए लो प्रेशर ही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद हम लोग रिएक्टर कैसा हमें सेलेक्ट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है किसी भी प्रोसेस, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, कि रिएक्टर आप किस तरह सेलेक्ट कर रहे हैं, रिएक्टर किस तरह का है। तो इस रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, रिएक्टर हम ऐसा सेलेक्ट करें कि जो हीट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल भी करे, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करे, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना एंडोथर्मिक है तो हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हायर टेम्परेचर से हमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे हायर टेम्परेचर ज़्यादा होगा कोक का फॉर्मेशन होने लगेगा, कार्बन जो है डिपॉजिट होने लगेगा कैटलिस्ट पे। तो रिएक्टर ऐसा होना चाहिए कि टेम्परेचर को बहुत प्रॉपर कंट्रोल करे, मतलब प्रॉपरली कंट्रोल करे, और रिएक्शंस जो है ना बहुत फास्ट होती हैं। जो कैटालिटिक रिएक्शंस हैं ये हायर टेम्परेचर रिएक्शंस फास्ट होती हैं, कुछ रिएक्शंस सेकेंड्स में भी होती हैं। तो इस तरह होना चाहिए कि आपका रिएक्शन को कंट्रोल करे, क्योंकि रिएक्शंस 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊपर हो रही हैं। और इसको जो हम लोग रीजनरेशन भी, रिएक्टर को रीजनरेशन करना पड़ता है, जैसे क्योंकि कितना भी हम लोग अवॉइड करें डिपोजिशन जो है कार्बन का, कार्बन धीरे धीरे डिपॉजिट स्मॉल क्वांटिटीज में होने ही लगता है। तो जब कार्बन डिपॉजिट होगा तो हम लोग उसको रीजनरेट करते हैं कैटलिस्ट को, तो उससे जो है ना उसकी एक्टिविटी फिर से बढ़ जाती है। तो इस तरह होना चाहिए कि आपका रिएक्टर अच्छे से कंट्रोल करे हीट ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए इसमें फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर यूज़ करते हैं। डिज़ाइन ऑफ जो फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर है वो वन ऑफ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है किसी भी इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में। जो रिएक्टर टाइप में है उसमें फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर जो है ना उसमें, क्योंकि रिएक्टेंट जो आपके उनको फ्लूइडाइज फॉर्म में रखते हैं। अगर आप लिक्विड भी ले रहे हैं, आपका जो रॉ रिएक्टेंट लिक्विड भी है, तो उसको फ्लूइडाइज करते हैं पूरा जो बेड की लेंथ होती है। तो इसलिए रिएक्टर जो है हमारा इसमें फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर यूज़ किया जाता है। तो जस्ट एक समरी हम लोग इसकी देखें पूरे डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस की। तो ये क्या है कि सिंगल स्टेज सिस्टम है, इसमें फर्स्ट वन स्टेज में ही होता है सारे रिएक्शन। और जो है देखते हैं कि टेम्परेचर जो है आपका 552, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका टेम्परेचर 552 640 या 650 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। आप लोग एक कन्फ्यूज़न होता होगा कि हमेशा ये रेंज क्यों लिखते हैं, एग्जैक्टली टेम्परेचर क्यों नहीं लिखते, या एग्जैक्टली प्रेशर एग्जैक्ट क्यों नहीं लिखते, क्योंकि रिएक्शन हो रही होगी तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रही होगी ना, 500 डिग्री सेल्सियस पे हो रही होगी, 600 पे हो रही होगी, प्रेशर होगा 20 से 15 atm होगा, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये रेंज क्यों दी जाती है? एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी कोई एक कंपनी डेवलप करती है, तो टेक्नोलॉजी जब एक डेवलप करते हैं तो वो उसका पेटेंट फाइल करते हैं। बेसिकली अपने उनकी प्रॉपर्टी होती है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं। तो उसको पेटेंट फाइल करते हैं तो उसमें उनको डिस्क्लोज करना होता है जो मतलब उनका इन्वेंशन जो उन्होंने डेवलप किया है। लेकिन उनको ये इंस्ट्रक्शन नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बताना है। एग्जैक्ट टेम्परेचर, क्योंकि अगर वो एग्जैक्ट टेम्परेचर बता देंगे, एग्जैक्ट सारी कंडीशंस बता देंगे, तो दूसरी कंपनी भी प्रोसेस वो डेवलप कर सकती है। तो इसलिए जो है हमेशा जो है कंपनी जो है रेंज देती है, तो जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि ऑपरेटिंग कंडीशंस कैसे होंगी। लेकिन आपको एग्जैक्ट आइडिया आप जो है ना उससे नहीं बता सकते कि, क्योंकि ये रेंज बहुत बड़ी है, 540 to 680 मतलब 140 डिग्री सेल्सियस का। अब उसमें ये हो सकता है रिएक्शन 560 पे हो रही हो, 600 पे हो रही हो, 610 पे, किसी भी टेम्परेचर, इस टेम्परेचर रेंज में जो एक्चुअल रिएक्शन हो रही होगी, जो जिस हिसाब से जिसने टेक्नोलॉजी डेवलप की है ये, तो वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रही होगी। लेकिन हम लोग हमेशा टेम्परेचर रेंज होते हैं, तो इसलिए जितने भी प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टाइम में हमेशा रेंज दी जाती है
क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ उस कंपनी को पता होती है जिसने ये प्रोसेस डेवलप किया है आपका। जैसे एक दो रिएक्शंस हैं, जैसे प्रोपेन को है आप डिहाइड्रोजनेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपीन मिलेगा। तो ये बेसिक था डिहाइड्रोजनेशन का कि डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है। जस्ट 2 मिनट में समराइज कर लेते हैं इसको। डिहाइड्रोजनेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी कंपाउंड। बेसिकली इसका एप्लीकेशन जो हम लोग से कंसर्न है कि हम लोग डिहाइड्रोजनेशन करते हैं ओलिफिन्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमने डिहाइड्रोजनेशन किया, ओलिफिन्स जो प्रोड्यूस हुई, ओलिफिन्स का बेसिक मेजर एप्लीकेशन किसमें है, पेट्रोकेमिकल में। हम लोग जानते हैं कि जैसे एथिलीन है, प्रोपिलीन है, ब्यूटिलीन है, ये प्राइमरी पेट्रोकेमिकल्स हैं। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं, इन्हीं के बेसिस पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पूरी डिपेंडेंट है। उसके बाद फिर जो गैसो कंपाउंड्स ऐसे मिलते हैं जो गैसोलीन जो होती है, जिसको पेट्रोल भी बोलते हैं, टेक्निकल टर्म उसका गैसोलीन है। उसमें थोड़ा सा फिर मॉडिफिकेशन करके इम्प्रूवमेंट करके उसको पेट्रोल बोलते हैं। तो गैसोलीन में यूज़ होता है ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए, डीजल में यूज़ होता है सीटेन नंबर बढ़ाने के लिए। ये बेसिक ये था कि उनके जो आपको प्रोपीलीन, ये ब्यूटिलीन और ब्यूटाइल, इनको फर्दर कहाँ यूज़ करते हैं हमने, क्योंकि प्रोपीलीन यूज़ प्रोड्यूस कर लिया लेकिन उसका क्या एंड प्रोडक्ट प्रोपीलीन नहीं है। तो एंड प्रोडक्ट क्या है वो हमने देखा यहाँ पे कि पॉलीप्रोपीलीन मिलता है, पॉली, ये कंपाउंड से लिखे हुए हैं। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा प्रोसेस के वेरिएबल्स के बारे में, क्योंकि किसी भी प्रोसेस के बारे में जान रहे हैं तो अनटिल एंड अनलेस हम उसके मतलब जो पैरामीटर्स होते हैं, एक्चुअली फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, रिएक्शन कंडीशंस हैं, रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टर है, तो उसके बारे में हमने जाना कि ये क्या है, कैसे थर्मोडायनामिक्स कैसे है, ये कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। काइनेटिक्स में हमने देखा कि रिएक्शन जो है ना 500 to 650 पे हो रही है, और हम लोग जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रिएक्शंस का फास्ट होती जाएगी। लेकिन इशू ये है टेम्परेचर इंक्रीज करने से कि डिपोजिशन होने लगता है कोक का। उसके बाद हमने देखा कि रिएक्टर कैसा होना चाहिए, रिएक्टर हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो टेम्परेचर को कंट्रोल करे। तो इसलिए हम फ्लूइडाइज्ड बैटरी रिएक्टर इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे।